अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ब्लेम गेम की जो कि खेला जा रहा है तहरीके इंसाफ के अंदर। कहा यह जा रहा है कि अगर तुमने कुछ किया है तो भरो भी तुम ही, ये तो नहीं हो सकता कि करो तुम और भरे हम। यही वजह है कि सियासी क़यादत जो है पीटीआई की, उसने कानूनी टीम जो है उसके खिलाफ एक वाइट पेपर जो है वो जारी करने का फैसला कर लिया है। कहा यह जा रहा है पार्टी कायदीन की जानिब से कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो हर बार क्यों बच निकलते हैं और क्या वजह है कि बानी पीटीआई जो है बैरिस्टर गौहर पर अंधा एतमाद करते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ही की जानिब से बानी पीटीआई को अंधेरे में रखा गया। क्या ये सारी चीज़ें हुई हैं और जिस तरह से कोर कमेटी मेंबरान जो है मरकजी कायदीन को ही कशीदगी का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, क्या इसमें वाकतन कोई हकीकत है? इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, आप जानते हैं साल बदलने वाला है, लेकिन हालात जो हैं पीटीआई के वो बदलते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ब्लेम गेम जो पार्टी के अंदर जारी है ये अपनी जगह, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। 7 नए और मुकदमात जो दर्ज हुए थे, अब उनमें भी कुछ पेशरफ्त हुई है। क्या पेशरफ्त हुई है, किस जानिब ये सारे मामला रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जी हुकूमत कुछ बहुत सारी सख्तियों के साथ एक और सख्ती जो है वो करने जा रही है, लेकिन वो सख्ती उन लोगों के लिए है जो झूठी खबरें फैलाते हैं। जो सही बात करते हैं, सच और हक की बात करते हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है नाक़िदीन की जानिब से कि ये फैसला कौन करेगा कि कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी खबर झूठी है। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे। जो 10 रुकनी टास्क फोर्स बनाने का कहा गया है हुकूमत की जानिब से, टास्क फोर्स क्या कुछ कर रही होगी और इस पर क्या रिएक्शन सामने आ सकता है फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए जो ये टीम बनाई जा रही है, इस सब पे हम बात करेंगे। जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं काशिफ रफ़ीक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ जी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, ट्रैवल कर रहे थे फिर भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। और साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में आप देख सकते हैं ताहिर नईम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और शहजाद अनवर फारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है मैं चाहूँगी कि शहजाद अनवर फारूकी साहब मैं आज आपसे करूँ। ये जो टूट फूट हमें पार्टी के अंदर दिखाई देती है, यकीनन हम इस पे बात करेंगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, क्या नताइज हो सकते हैं, होगी भी या नहीं होगी। लेकिन पहले क्यों ना इसके मनसूबा बंदों के हवाले से हम बात कर लें। मुझे पहले ये फरमा दीजिए कि वाकई कोई मनसूबाबंदी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक वक्त पर जब ये धरना पीटीआई का जो है एहतजाजी रैली जो है इनफैक्ट ये इस्लामाबाद पहुंची तो तय ये किया गया, एक मशवरा आया था कि बुशरा बीबी जो है अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन फिर किसी ने कहा कि जी अगर इन्हें अरेस्ट किया तो ये तो हीरो बन जाएंगी और ऐसा नहीं होना चाहिए है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो जहां और बहुत सारे मकासद थे उन्हें गिरफ्तार ना करने के, अरेस्ट ना करने के शहजाद साहब, उनमें एक मकसद ये भी था कि बाद में ये सारी सिचुएशन क्रिएट होगी, उनके ऊपर तनकीद होगी और पार्टी जो है टूट फूट का शिकार होगी। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा और तमाम देखने वालों को और मेरे दोस्त जो पैनल पे मौजूद हैं उन सब की खिदमत में सलाम और आदाब। गुजारिश ये है कि एक बड़ा पुराना मकूला है कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी का कोई वाली वारिस नहीं होता। तो नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो इसी तरह हुआ करती है, बुशरा बीबी के ऊपर डाल दें, अली अमीन गंडापुर पर डाल दें, बैरिस्टर गौहर पर डाल दें। और जब आप नाकाम हो रहे होते हैं तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में यकीनन इल्जाम तराशी भी होती है एक दूसरे के ऊपर, जिसके नतीजे में आप अपने जो पार्टी के गंदे कपड़े हैं वो बाहर आप चौक पे धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई के जो बुनियादी लोग जो साथ चल रहे थे शुरू से, और उसके बाद जब 2014 के बाद से उसमें पॉलिटिकल लोगों का उसमें शामिल होना वो शुरू हुए, तो उसके बाद उसका फ्लेवर चेंज हुआ, उसकी लुक चेंज हुई। लेकिन उसके बाद ये जो वुकला की आमद हुई और वुकला की आमद के बाद से ये एक अजीब सी खिचड़ी है। और इस वक्त बज़ाहिर ये मालूम पड़ता है कि वुकला जो है वो पॉलिसी साजी में डोमिनेट कर रहे हैं और पॉलिटिकल लोगों का उस तरह से किरदार नहीं है। तो ये जो सारे इल्जामात हैं वो यकीनन इसी हवाले से हैं कि ज़ाहिर है वकील जो है वो बतौर वकील भी जाके तो बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की उस तरह से फ्रीक्वेंट मुलाकात नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनकही भी रह जाती हैं।
और उसमें गलतफहमी का भी एहतमाल होता है। ये जो बुशरा बीबी वाली बात है, मैं समझता हूँ कि उसका एक ही मकसद था कि बुशरा बीबी को अगर यहाँ से निकाल दिया जाए और अली अमीन गंडापुर को निकाल दिया जाए, तो ये चीज जो उनको समझ आ गई थी कि अगर ये इसको यहाँ पे गिरफ्तार करते हैं तो ये तो हीरो बन जाएगी या हीरोइन बन जाएगी। तो ये बात अगर बुशरा बीबी को नहीं समझ आई या उनको नहीं लगा कि मुझे यहाँ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि वर्कर जो है वो तो लीडरशिप की तरफ देख रहे होते हैं, वो इसीलिए वर्कर हैं क्योंकि वो लीडरशिप की तरफ देख रहे होते हैं। और अगर लीडरशिप मुनासिब वक्त के ऊपर मुनासिब फैसला नहीं कर पाती तो वो काहे की लीडरशिप है। लीडर के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो दीवार के पार देखने की सलाहियत रखता है। अनफॉर्चुनेटली ये तो अपने सामने पड़ी हुई चीजें नहीं देख पाते, तो इसलिए मसाइल ज्यादा हैं पीटीआई के। और पीटीआई के हवाले से जितने भी इख्तलाफात हैं, इसमें टूट फूट यकीनन हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमने मुस्लिम लीग ठीक है, आपको नहीं लगता कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन शहजाद साहब इसी प्रोग्राम में काशिफ रफीक साहब जो हैं वो बारहा फरमाते रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा और आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे होंगे कि पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है उसमें भी तब्दीलियां हो रही होंगी। काशिफ साहब, ये सारी स्टोरी आपको पहले से कैसे मालूम थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आने वाले वक्त का तो अल्लाह को पता है, हम तो सिर्फ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई तज्जिया, कोई चीज़ें वही अपने नाज़रीन को दे सकते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक मिजाज है, इनकी जो फंडामेंटल चिप है ना, वहाँ पे एक मसला है इनके बानी की तरफ से कि इन्होंने किसी को स्टेबल नहीं होने देना। और कभी भी जो मरकज़ी लीडरशिप होती है ना, वो अपने से ज़्यादा ताकतवर पार्टी के अंदर लोगों को नहीं होने देती। ये एक मसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, नून लीग का भी यही मसला है, इवन पीपल्स पार्टी का भी यही मसला है। इसीलिए मैं इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहता हूँ। शेर अफजल के मामले में भी यही हुआ था ना सर? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब हो, आप देखिए खुर्शीद शाह साहब कितने सीनियर लोग हैं, रजा रब्बानी साहब है, लेकिन उनकी मजबूरी है वो बिलावल के साथ खड़े होंगे। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर, बेशुमार मुस्लिम लीगी हैं जिन्होंने ये बात तय कर ली कि वो मरियम नवाज साहबा के पीछे नहीं खड़े होंगे, उनको चौरी निसार बना दिया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ को ये मामला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इधर चीज़ें चेंज होंगी। अब जो मामला ये सारा हुआ, इस सारे मामले में थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि देखें, एक सियासी पार्टी है, उसके लोग जाके मिले हैं, अली मोहम्मद खान की ऑडियो बाहर आती है, खान खुद कह रहा है कि भाई आपने इस्लामाबाद में किसी एक जगह अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, तो आप लोगों को बुलाएं, इकट्ठा करें, उसके बाद पॉलिटिकली चीज़ों को विजडम के साथ लेके चलें। बात अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो में 100% दुरुस्त है। उन्होंने बहुत सारे धरने, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल थॉट से जो उनसे ना उनको हैंडल किया। सियासी जमातें पॉलिटिकली हैंडल करती हैं, लेकिन जो चीज़ हैंडल नहीं होती वो जिद है। अब जिद किसकी थी? जिद थी बुशरा बीबी की। और जिद क्या थी? जिद थी कि गैर सियासी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हों या कोई रियासत के नुमाइंदे हों, जिसने बात करनी है मुझसे बात करे, और फिर मुझे ये कहें कि मैं अडयाला जेल जाके बानी से बात करूं और उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करूं, ताकि लोगों को पता लगे मैं प्राइम एंटिटी हूं पीटीआई की। अच्छा, अब जब ये सारा मामला हो गया, एक ब्लो अप हुआ कि जनाब चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल चेंज हो रहे हैं। मैं आपको एक अजीब मामला बताऊं कि असद कैसर साहब को चेयरमैन पार्टी की पिछले 3 महीने से ऑफर है। वो कहते हैं मैं बनना ही नहीं चाहता चेयरमैन। खुद उन्होंने अपनी खबरों की तब्दील की। क्यों? वो कहते हैं इस क्राइसिस में चेयरमैनशिप कौन ले। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो क्यों लीक हुई? सोचने की बात है ना जी। बाकी भी इतने सारे पार्लियामेंटेरियन से लेकिन जैसे सख्त बात की उसी की ऑडियो आई। नहीं। अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो जरूर लीक इसलिए हुई है कि अली मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार थे, यानी कि पार्टी में जो चेंजिंग हो रही थी इब्तदाई तौर पे, अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा था, असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन बनाया जा रहा था कि जो वुकला को ला के पार्टी पे मुसल्लत किया, इनसे शुक्रिया कह के इनको साइडलाइन किया जाए। उन्होंने कहा आप कानूनी जंग लड़े और सियासी जंग हमें लड़ने दे। अली मोहम्मद खान के ऑडियो बाहर निकाल दी ताकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। सो ये वो इब्तदा है जिसके बारे में मैं तवातुर से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में तब्दीली आएंगी। अब उसका जवाब कोई भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए कि हमारे ऊपर पर्चे हो रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन अप हुआ, हट दरमी जिद जिसकी भी थी हुआ, आप बैठ जाते, आप कहते जी हमारे कारकुनान की लाशें दे, हम लेके जाएंगे। लेकिन अब तो जो होना था वो तो हो चुका ना काशिफ साहब। मोहम्मद नौशाद अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। मेरे ख्याल में इस चीज़ को काफ़ी पीटा जा चुका है कि बुशरा बीबी को क्या करना चाहिए था, बानी के अहकामात क्यों नहीं माने गए, ये सारी चीज़ें।
लेकिन इसके बाद जो हो रहा है, जो इसके रिएक्शन में हो रहा है, जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो जो है वो लीक होती है और जिस तरह से वाइट पेपर जारी करने का सियासी कारकुनान की जानिब से कहा जाता है, सियासी क़यादत की जानिब से कहा जाता है, आप हमें ज़रा ये समझा दीजिएगा कि अब होने क्या जा रहा है इनफैक्ट पार्टी में? वही कुछ होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुख्तलिफ धड़े बन जाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे, या हम देखेंगे कि नहीं, बानी कोई और फैसला सादर करेंगे और अचानक से कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? कि नाकामी शेयर करने का कोई नहीं होता, लेकिन दरअसल अगर आप देखें नाकामी का जिम्मेदार कोई ना कोई जरूर होता है, और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस नाकामी का जिम्मेदार वही है जिसने ये कॉल दी थी। असल में समझने वाली बात जो है वो सबसे अहम ये है कि क्या जो पार्टी की क़यादत थी वो इस कॉल के साथ अपनी बानी क्या वो दिल से, दिमाग से, अपने तमाम तन मन धन से ये समझते थे कि ये कॉल जो है ये दी जानी चाहिए और इसको बरूए कार लाया जाना? मेरा ख्याल है कि मेरी जितनी इतलात है उसके मुताबिक जो पार्टी की क़यादत थी वही इससे एग्री नहीं करती, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि इस फाइनल कॉल से पहले ही इख्तिलाफात जो हैं वो हमारे सामने आ रहे थे, हमें मुख्तलिफ तरह की इतलात मिल रही थी कि कुछ जो लोग हैं वो इससे एग्री करते हैं और कुछ लोग डिसएग्री। अब मामला ये है कि ये जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है। अब इसके नतीजे में यकीनन जब कोई इस तरह की इतनी बड़ी नाकामी, तो जाहिर तो कल्ट के अंदर ये इस तरह की चीजें नाकामी नहीं कंसिडर होती, लेकिन कहीं ना कहीं कल्ट के साथ साथ कुछ सियासी लोग जो है वो भी इसका हिस्सा है। तो उसका नतीजा ये है कि अब वो जो सियासी हिस्सा है वहां पे तोड़ फोड़ जो है वो जरूर होगी, क्योंकि सियासतदान जो होते हैं वो मामलात को और तरह से लेते हैं। ये अभी एक ग्रुप की बात हुई है, वकला के ग्रुप। आप ये देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि यहाँ पे हालात क्या हैं कि वो शख्स तो बैठकर टीवी पे इतने बुलंदो बांग दावे करता है इस सारे मामले के अंदर, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और गलत और फेक न्यूज और ये सारी बातें जितनी भी नौशाद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। अमरी सॉरी बट इतनी डिस्टॉर्शन आपकी आवाज़ में कि हम आपको ना क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी तब्दील कर सकें। आई नो आप इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कहीं रुक के हमसे बात कर सकें। तब तक मैं चाहूँगी ताहिर साहब, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि कोई नई हिकमत अमली आप समझते हैं कि पार्टी में ये जो टूट फूट हमें होने लगता है कि होने जा रही है, इसको कोई नई हिकमत अमली रोक सकती है? और ये हिकमत अमली आएगी किसकी तरफ से सर? पार्टी जो बाहर है उस क़यादत की जानिब से, या बानी पीटीआई की जानिब से कोई हिकमत अमली की ज़रूरत है अभी? मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है ये असल चैलेंज, और गलती जो मौलाना मौदूदी ने कहा था कि कभी बांझ नहीं होती, वो दूसरी गलती को जन्म देती है। तो गलती की इब्तिदा असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने से हुई, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने हुकूमत अपनी ख़त्म करने से हुई, और फिर बहुत सारी चीज़ें गलतियों का तसलसल इस मकाम तक ले आया। अब सिर्फ ये है कि इंसानों से, अफराद से, सियासी जमातों से गलतियाँ हुई हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ 10 साल का मुआहदा करके गए थे, 10 अंगूठे लगा के गए थे, वो भी एक गलती थी। और जब 1985 में पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती इंतखाबात का बायकाट किया था, वो भी गलती। तो अब हम शायद नाजरीन को बता रहे हैं कि तहरीके इंसाफ से गलती से ना नून लीग ख़त्म हुई, ना पीपल्स पार्टी से ख़त्म हुई, लेकिन गलतियों का सिलसिला रोक के नई हिकमत अमली बनानी चाहिए। उसके लिए 2 चैलेंज है। पहली बात तो ये कि जिसको बार बार हर दफ़ा काशिफ साहब जिक्र करते हैं, मैं मुत्तफिक हूँ कि सियासी पार्टियाँ अपनी बाय डेफिनेशन वो सियासी पार्टियाँ नहीं हैं ग्रास रूट लेवल। इमरान खान साहब 1 मैन शो हैं, सेक्रेटरी जनरल उनके आगे क्लर्क या नायब कासिद है, ये इसको चेंज कर दें, उसको चेंज कर दें। अब एक ऐसा लीडर, वो कोई भी हो, किसी पार्टी का अकले कुल नहीं होता, उसको एक सियासी मुशावरत की टीम की, सियासी हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। तो वो, और ऐसा लीडर अगर जेल में चला जाए तो एक डिस्कनेक्ट है, इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं मिल रही, तो उनके जो फैसले होंगे उनके अंदर बहुत सारी फॉल्ट्स होंगी, ये देखना होगा। और इसमें भी हमें इस फैसले में नज़र आया कि ना प्लान बी था, और अगर बुशरा बीबी की लॉन्चिंग थी तो लॉन्चिंग क्यों प्री मेच्योरली अबॉर्ट होगी? ऐसी लॉन्चिंग तो तारीख में बड़ी कम हुई है। बल्कि ये कैसी लॉन्चिंग थी ताहिर साहब के? कहा यह जा रहा है जो वाइट पेपर जारी किया गया उसके अंदर कि जी बानी को तो ये पता ही नहीं था। इवन अली मोहम्मद खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि बानी को सिर्फ ये कहा गया कि वो ज्वाइन कर रही हैं, वो ज्वाइन करेंगी, वो एक तरह से लीड कर रही हैं, पेशावर से इस तरह से चली हैं, फैसला सारा वो कर रही हैं, कहाँ जाना है, किस तरफ से जाना है, किस रूट से जाना है, ये तो बानी को पता ही नहीं था। अगर आप टाइम लाइन चेक करें तो जी। वो जो कॉल थी उससे पहले 3-4 दिन रोज वकला और लोग मिलते रहे, तो उन्हें पूरी तरह पता था, और उन्होंने से जो लोग मिल के आए हैं
मेरी भी उनसे बात हुई, वो उस पर बड़ा खुशी का इजहार कर रहे थे। और जब ज्वाइन करेंगी, फर्स्ट लेडी हैं, बुशरा बीबी हैं, लीड कर, तो वही जाहिर है लीड करेंगी। अब ये है कि वहाँ उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। हुकूमत उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, सेफ एग्जिट देना चाहती थी। तो वो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ हुकूमत की फेवर में जा रही। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल-हक दौर में गिरफ्तार ना होती 14 अगस्त पे, इतनी बड़ी लीडर ना बनती और फिर वो अवाम में जान ना देती, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी तरह सांगड़ गए हैं। पीर पगाड़ा थे, वो हयात थे, उन्होंने थ्रेट किया हुआ था कि यहाँ नहीं आ, उन पे फायरिंग हुई। पीपल्स पार्टी की इब्तिदा रखे अभी चंद माह हुए हैं और अवाम उनके ऊपर लेट गए और फायरिंग में वो अवाम के नीचे से निकल आए और उन्होंने अपना गरेबान यूं चाक करके किया कि मुझ पे गोली चलाओ, गरीब अवाम पे क्यों चला। तो यहाँ विजुअल आने चाहिए थे इनके गिरफ्तारी के, लेकिन क्योंकि वो एक घरेलू खातून है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है कि उन्होंने जाया कर दी। लेकिन लोगों का हाफजा कमजोर है, वो भूल जाएंगे। वो 10 साल मुआहदों को भूल गए, वो 50 रुपए के स्टाम्प को भूल गए, वो मकसूद चपरासी को भूल गए। आपकी दफा लगता नहीं है क्योंकि पीटीआई में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना कि इस तरह से भूलने नहीं देंगे, लेकिन अवाम भूल जाएंगे। नहीं, हम लोग क्यों नहीं भूलने देंगे भाई, पार्टी के अंदर जो चीजें हो रही हैं। 7 से 11 नौशाद साहब, अभी आई थिंक आप रुके हुए हैं, मैं चाहूंगी कि मैं आपकी जानिब रुक कर लूं मौके से फायदा उठाते हुए। आप ही बता दीजिएगा, कैसी नई हिकमत अमली पे बात हो रही है, नई हिकमत अमली जो है इन सारी चीज़ों को रोक पाएगी? और आपको लगता है कि जो नई हिकमत अमली आएगी, अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो में जो चीज़ें हैं उसमें मौरूसियत का उनसे शामिल नहीं होगा, उसमें अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको हिदायत नहीं दी जाएंगी? क्योंकि इस पर भी अली मोहम्मद खान साहब ने सवाल उठाया है कि बानी तो खुद कहते हैं कि मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी में हम देखते आए हैं, नून लीग में हम देखते आए हैं, इस पार्टी में कब से आ गई ये मौरूसियत? तो आपको लगता है कि कोई नया हुक्म आ सकता है और वो कोई नई चेंज ला सकता है पार्टी के अंदर? सर, अग्रेशन की सियासत या ये जलसे जुलूसों की सियासत से बाहर निकलकर उन्हें सियासतदान के तौर पे सामने आना होगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और पहला अमल यह है कि जो हिकमत अमली होनी चाहिए वो ये है कि जिन 8 फरवरी के नतीजे में वो जहां से वो वोट लेकर असेंबलियों में पहुंचे हैं, वहां से अपनी बात जो है ना उसको करना शुरू की जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो असेंबलियों में बात नहीं कर सकते तो सियासी अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ता। और जिसका नुकसान ये है कि उनकी बतौर सियासी जमात जो है वो दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको रजिस्टर नहीं करती। अब तक की जो उनकी पहचान है वो उनके सामने आ रही है, उनके गले पड़ रही है, उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। सो पहले उन्हें अपनी सफों में से सियासतदानों को सामने लाना चाहिए और सियासतदानों के जरिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सियासी अमल और सियासी प्रोसेस का वो हिस्सा बने। जब तक वो सियासी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक मामलात जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे नहीं किसी सूरत। तो ये नई हिकमत अमली जो है इसके अंदर तब्दीलियां यकीनन आ सकती हैं, क्योंकि ये जो जिसके बारे में अभी काशिफ साहब कह रहे थे कि ये कल्ट जो है इसके अंदर अगरचे कि ये कल्ट टाइप जो थॉट होती है उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको वो जिसे कहते हैं नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरी नजर में 9 मई से ज्यादा नुकसान हुआ है इस वक्त, क्योंकि जो कारकुनान का एतमाद उठ गया है अपनी क़यादत से, वो सबसे बड़ा पार्टी को नुकसान हुआ है। 9 मई का मामला कुछ और था, वहां उन्होंने इदारे से लड़ाई की, किसी और से लड़ाई की, लेकिन उनकी अपनी सफों में इत्तेहाद था। आज उनकी अपनी सफों में इंतशार पैदा हो गया जो सबसे ज्यादा लीथल है किसी भी जमात के लिए। सो उन्हें चाहिए कि वो सियासी तौर तरीके अपनाकर सियासत को सियासत के अंदाज से करें, वो सियासी अपने आप को सियासी प्रोसेस का हिस्सा। ये बड़ा अहम पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया है और मैंने ये सोचा था कि आज ये जो पॉइंट है ये जरूर हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसलिए भी डिस्कस करना जरूरी था नौशाद साहब क्योंकि हम देख रहे हैं कि दीगर जमातों की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, जैसे कि आपने फरमाया ना कि इनको सियासी जमात ही नहीं समझा जा रहा है। उस पर हम यकीनन बात करेंगे। और मैं शहजाद साहब अभी आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, आपकी तरफ आना चाहूंगी कि एक तो ये कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो इनको एक सियासी जमात के तौर पर नहीं देख रही, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो दिगर मौजूद जमातें हो। इनके अपने जो लोग हैं, जो अपने वर्कर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं खफा दिखाई देते हैं। तो शहजाद साहब, आपको लगता है कि जितने सख्त बयानात अभी पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेंगे पीटीआई के लिए, जैसे पाबंदी की बात हो रही है? अच्छा देखिए, मैं सिंपली 1-2 चीजें आपके सामने रखता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। कि एक बात तो ये तय है कि पीटीआई बतौर जमात या कोई भी जमात, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, वो इस तरह से खत्म नहीं होती। अगर आप उसको पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं या नहीं मानते, आप उसको कल्ट का दर्जा देते हैं, ये आपका फैसला है। लेकिन
आपको उनको खत्म करने के लिए, उनको डील करने के लिए सियासी अमल की जरूरत है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपकी नजर में भले पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है, आपकी नजर में भले वहां पे एक ही आदमी की बात चलती है या लोग जो है वो इस तरह से कल्ट की सूरत में वहां पे बिहेव करते हैं, लेकिन चूंकि उनके साथ लोग इन्वॉल्व हैं और लोगों की शमूलियत का मतलब है पॉलिटिक्स, सियासत, जिसका मतलब यह है कि आपको उनको पॉलिटिकली हैंडल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप इंतजामी इकदामात के जरिए और इस तरह की धमकियों और ताकत के इस्तेमाल के जरिए आप एक जमात को, सियासी जमात पूरी की पूरी को खत्म कर दें। ये मुमकिन नहीं हुआ करता। आज तक का तो मेरा ख्याल है तारीख यही बताती है। दूसरी बात जो शहजाद साहब, दूसरी बात मैं यकीनन आपकी सुनूंगी, मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है और ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली मैं चाहूंगी काशिफ रफीक साहब, आप हमें ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि आपकी पेशेंट गोइयां जो है बड़ी सारी दुरुस्त साबित हुई हैं पीटीआई को लेकर, ये जो आगे मामला चल रहे हैं इसको लेकर। अब मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि कोई एक और मौका मौजूद है पीटीआई के पास कि एक तो अपनी सियासी साख जो है उसको वो बहाल कर सके, और जितना डैमेज हुआ है पीटीआई वर्कर्स के जहनों में, जिस तरह से पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से मैंने कहा कि एक मनफी जज्बात जो हैं वो उभर रहे हैं, उनको कम किया जा सके, मौका है और मौका दिया जाएगा। देखिए, सियासी जमातों के पास मौके हमेशा हुआ करते हैं और सियासी जमातों के मौके ख़त्म नहीं हुआ करते। देखिए, यहाँ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सेक्रेटरी जनरल है, कौन वो है। यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा बयानी कॉल देंगे, फिर पब्लिक निकल आएगी। इस दफ़ा वर्कर से ज़्यादा पब्लिक उनके साथ थी। ट्रेंड वर्कर जो थे वो केपीके के थे। पब्लिक निकली है, चीज़ें हैं, हर चीज़ें एक हॉस्टाइल पोजीशन है। दूसरी बात यह है कि मैं तो इस आर्गूमेंट के ऊपर जो मज़ा ही ले रहा था कि दीगर सियासी जमातें जो है वो इनको सियासी जमात नहीं समझती। भाई वो कौन सी सियासी जमातें हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का आपस में कंपटीशन लगा हुआ है। ना वो सियासी जमातें हैं ना ये सियासी जमातें हैं। बहरहाल ये तो ले रहे हैं ना, जो बानी बातें करते हैं उसका बदला बात तो ले यह रहे है हैं कि भरपूर बदला सब। बातों से नहीं लिया जाता। बात यह है कि अगर आपने इस्तदलाल के साथ चीजों को लेकर चलना है तो फिर दलील के साथ दलील को काटना पड़ेगा, नैरेटिव के साथ नैरेटिव को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के पास बड़ा अच्छा मौका है, पॉलिटिकल लोग सामने आएंगे, लाइट माइंडेड लोग सामने आएंगे और वो चीजें निगोशिएट करेंगे। एक ही हल है तहरीक इंसाफ पर सस्टेनेबल कम बैक करने का, एक ही हल है और वो हल है पार्लिमान के अंदर तब्दीली। आज बैठ जाए अपने नंबर और पीपल्स पार्टी के नंबर और जेयूआई के नंबर, मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे हवा में तो बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं आए मेरे साथ बैठे, हम बैठ के कोई प्रपोजिशन बना लेते हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब अच्छे नहीं लगते, जाए अदम एतमाद लेके आए, आप भी बैठ जाए चीज़ों को लेके आए और उसके बाद आप चीज़ों को ईज आउट करें। अगर पीडीएम अदम एतमाद करवा के अपने मतलब की कानून साजियाँ करवा के अपने केसेस खत्म करवा सकती है, 26वीं आईनी तरमीम करवा सकती है, तो भाई आपको किसने रोका है? आप आए पार्लिमान में नंबर पूरे करें, आप अपने मतलब की कानून साजी करवा लें। मसला ये है कि सिर्फ एक चीज़ पे बात फंसी हुई है और वो ये है कि मज़ाहमत इसलिए की जा रही है कि मफाहमत के रास्ते खुले, कोई तस्लीम करे या ना करे, एंड रिजल्ट मफाहमत से ही निकलेगा। वो बानी तहरीक इंसाफ का बाहर आना हो, बाहर जाना हो, अदम एतमाद लाना हो, अदम एतमाद रोकना हो, पार्लिमान में पीएससी का चेयरमैनशिप लेना हो, मफाहमत के लिए ही मज़ाहमत की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और ये जो मफाहमत की कोशिश जेयूआई की जानिब से की जा रही है, जेयूआई फे की जानिब से, इसको कितना संजीदा लिया जा रहा है? या पीटीआई जो है अभी वो अपने वाइट पेपर और बुशरा बीबी ने क्या किया और अली मोहम्मद खान ने क्या कहा, इसी में उलझी हुई है या बाकी ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है? इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। पीटीआई की एहतजाजी रैली के हवाले से जहाँ बहुत सारी खबरें और जिस तरह से प्रेस रिलीज भी एक सामने आई है, शिकवा है, फिर जवाब शिकवा है, पीटीआई अपने चीज़ें रखने की कोशिश कर रही है और यहाँ से वजारत दाखिला जो है वो आवाम को बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से पीटीआई के लोग जो हैं वो आतिशी असलहे के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनको निशाना बनाया गया। यहाँ सारी चीज़ें डिस्कस हम करेंगे, लेकिन एक चीज़, एक पॉइंट जिस पे हमें ज़रूर बात करनी है वो है जी मुराद सईद का जिक्र जो इस प्रेस रिलीज़ में सामने आया। ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्या वाकई ये जो मुराद सईद साहब हैं ये आपको लगता है कि लीड कर रहे थे, छुपे हुए थे और अभी भी ये वहीं पर मौजूद हैं जिस तरह से वजारत दाखिला की जानिब से कहा जा रहा है सीएम हाउस केपी में? ये मुमकिन है। बहुत सारे जो रोपोश रहनुमा हैं वो केपीके में हैं और वो इनकी अच्छा, बहुत सारे हैं आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा लोग हैं जो कारकुन हैं या रहनुमा हैं, उनकी अब गवर्नमेंट है। हाँ। और उनका मुश्किल वक्त गुजर गया है, असम्बलियों में वो आ गए हैं, केपीके में उनकी हुकूमत है, वहाँ से वापस चले गए हैं, फिर आ सकते हैं। तो सूबाई हुकूमत तो उनके पास है और पार्टी अभी बैन भी नहीं हुई। और जहाँ तक ये है, रोपोश होना चाहिए, जहाँ मुश्किल हालात में जान बचानी चाहिए। अगर ना आपको इस पर यकीन आए
तो नून लीग की क़यादत से पूछ लें कि हाँ मुश्किल वक्त में हालात जान बचानी चाहिए, जद्दा जाना चाहिए या लंदन जाना चाहिए, या उनसे जो सहाफ़ी वहाँ खड़े होते हैं सीढ़ियों पे मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर, उनसे पूछ लेना चाहिए कि पाकिस्तान से भाग के यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये तो भाई हिजरत यहाँ हुई है। ये जिस माशरे में कानून नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, लोग अहाता अदालत से ज़मानत के बावजूद पकड़े जाएंगे, तो वहाँ रोपेश होना तो कोई गलत बात नहीं है। आप मुझे बताएं इसमें क्या जुर्म है? जहाँ तक मुकदमात का ताल्लुक है, सियासी मुकदमात से पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। हाँ 9 मई के संगीन है, दूसरे मुकदमात संगीन है, लेकिन इस वक्त जो इंतशार है उसको बिल्कुल काशिफ साहब ने ठीक कहा, पार्लिमानी सियासत, और इसमें मैं एक इजाफा कर देता हूँ मुज़ाकरात। पाकिस्तान को हमारी अना जो है उस पाकिस्तान उससे मुकद्दम है। पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात हम क्यों नहीं करते? अगर हम रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं ये लड़ाई मजीद तेज हो, ये मुल्क दुश्मनों का एजेंडा हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, अफगानिस्तान का हो सकता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले अगर ये सियासी जमात का नहीं हो सकता, सियासी जमात का और रियासत का टकराव हो, ये दुरुस्त बात नहीं है, मुल्क दुश्मनों की सोच है। अच्छा, मुल्क दुश्मनी की आपने बात की तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि सीएम केपी जो हैं उनके ऊपर जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हैं इस एहतजाजी रैली के अंदर, वो सरकारी वसाइल जो हैं, मोहम्मद नौशाद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि वो सरकारी वसाइल जो हैं वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए हैं, जिस तरह से पारा चनार का भी रिसेंटली अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो केपी में इस वक्त हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर मनसूबाबंदी की जाती है, फिर दीगर शहर जो है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, ख़ुद केपी जलता हुआ हमें दिखाई देता है दहशतगर्दी की आग में। तो आपको नहीं लगता है कि अगर सीएम जो हैं केपी, अगर वो भी थोड़ी सी तवज्जो, ठीक है अपने पार्टी के मामलात को लेकर चलते रहें, लेकिन ये इशू जो है ये बड़ा सीरियस इसको लिया जा रहा है और बड़ी इसको सख्त नज़र से देखा जा रहा है कि इस पे कोई तवज्जो नहीं है केपी हुकूमत की। सर देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है, यही अलमिया है। आपको याद होगा कि वो वक्त भी था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सेंटर में, और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे मीनारे पाकिस्तान पे बैठकर और गुफ्तगू किया करते हैं, लेकिन वो गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू की हद तक ही महदूद रहती थी। ये जो तरीकाकार है कि आप अगर आप पंजाब का फर्ज करें वजीर आला जो है वो अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार ला के इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई शुरू कर दे, तो यकीनन ये जो है ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये तो मैं समझता हूँ कि मुझे समहाउ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता नहीं किस किस्म की छूट मिली हुई है कि वो जब चाहते हैं वो ये काम करते हैं, और वो आज की बात नहीं है। इस मामले को अब एक दिहाई गुजरने को आ गई है, इस तर्ज सियासत को, जिसकी ये छूट मिली रहेगी नौशाद साहब, ये छूट मिली रहेगी आगे भी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब मजीद इसका मुतहम्मिल हो सकता है। यही वजह है कि आपने कहा कि डी चौक पे जो है ना उनको इस दफा जो है वो उनसे सख्ती बरती गई और उन्हें ये पैगाम दिया गया कि बराए मेहरबानी ये जो काम है ये बंद हो जाना चाहिए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जब कोई बंदा पाकिस्तान आया होता है, कोई सदर मुमलिकत पाकिस्तान, वो चाहे बेलारूस के हों चाहे किसी के भी हों, मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ। इनकी जमात के मतलब वो छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि बेलारूस का सदर क्या होता है। भाई आप अजीब बात कर रहे हैं। किसी भी मुल्क का चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वहां का वजीर आजम या प्रेसिडेंट जो है वो हमारे लिए जो है लाइक एहतराम भी है। और सर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया की नजरें लगी हुई थी इस एहतजाजी रैली के दौरान, क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था ना। एसओ के टाइम पे भी आप ये कर रहे हो, आप जो है वो किसी के आने पे भी ये कर रहे हो, चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा ना हो सके, ये जो है ये किसी भी जमात को, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों को इस तर्ज सियासत को तर्क करना चाहिए। ये तरीकाकार अब मजीद जो है वो दुनिया कहाँ से कहाँ चांद की तरफ जा रही, आगे निकल गई चांद से। भारत जो है वो सूरज के चीजों को वो जो है वो कर रहा है, और हम यहाँ पर अभी बहसों में मुब्तला है कि जी अली अमीन गंडापुर को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई ये तय होना चाहिए कि ये तरीकाकार जो है सियासत के कोई खेल का कोई तौर तरीका तय करे। ये जो बात अभी काशिफ साहब ने कही है, यही एक बात है जिसको समझ लेना चाहिए। सारे मसाइल का हल इसी में ही है कि सियासतदान जो है अपने तमाम मसाइल पार्लिमान के अंदर हल करें, ना किसी तीसरे इदारे या दूसरे इदारे या पहले इदारे की तरफ देखें, ना अदलिया की तरफ जो है अपनी उम्मीदें लगाएं, ना किसी और इदारे की तरफ लगाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान में। भाई हमने उनको वहां पर वोट देकर अपने मसाइल हल करने के लिए भेजा था। इसलिए नहीं भेजा था कि आप जब
आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स आएंगी तो आप वो बानी तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल करें या मियां नवाज या शरीफ आप के लिए अपनी इस्तेमाल आपसी करें। लड़ाइयां जो हैं, सब- अपनी आपसी लड़ाइयों में पड़ के आप आवाम को बिल्कुल ही भूल जाएं। अच्छा, आपसी लड़ाइयों की बात हो रही है शहजाद साहब, कुछ बैरिस्टर गौहर साहब का जिक्र कर लेते हैं। इस आपसी लड़ाई में उनका जिक्र बार बार आता दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगी कि ज़रूर उन पर हम डिस्कशन करें कि अब उनका लाहे अमल क्या होगा। कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि बीबी को खुश रखें, कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि सियासी क़यादत जो है उनसे नाराज़ ना हो, और कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिश ये भी है कि बानी का एतमाद जो है उन पर बना रहे। काशिफ रफीक साहब के पैर छूना चाहता हूँ आज। मतलब जाहिर है आज है कि सर, आप इस्लामाबाद में ही हैं। उनकी 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 दानिश जो है वो जाहिर है आज बिक रही है, तो मैं भी उसका खरीदार हूँ। थोड़ी बहुत दानिश उनसे उधार लेना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि बुनियादी तौर पर हम बहस क्या कर रहे हैं। ये बड़ा आसान और सबसे वो जिसको कहते हैं ना कि बिकने वाला काम है। आप बैठे टीवी स्क्रीनों पे बैठ के आप सियासतदानों को गालियां दें, उनको जूते मारें, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वो केपीके के वसाइल का ज़िया कर रहा है, इसने पंजाब के वसाइल का ज़िया कर दिया। और भाई पिछले 77-78 साल में आप ये कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, उसका तरीका। ओ भाई किसी का तरीका ठीक नहीं है, खुदा के वास्ते आंखें खोले। नहीं तो ये आप बात तो रियासत की को ना उस तरीके आपने से गुफ्तगू नहीं के चला रहे आगाज जिस में तरह ही से किया है रियासत को काशिफ चलना साहब ने। चाहिए। मैंने जब पीटीआई पे तनकीद की कि आप पीटीआई ने ये रियासत किया को है इस तरह शहजाद से नहीं चला साहब, रहे। देखिए मुझे थोड़ा, मैं 78 डिफेंड नहीं साल कर रही मुझे उनको। बताइए, कौमों की जिंदगी में 78 नहीं, साल मुझे बहुत उस बड़ी सियासी उम्र जमात का और सूबे का नाम बताएं जिसने विफाक पे आज तक चढ़ाई की है। बताएं, एक नाम बताएं 77 साल की तारीख में। देखिए, कब ऐसा हुआ कि APK को मैं कहता हूँ अली अमीन गंडापुर को कल वहां से निकाल दें आप, मुझे कोई मसला नहीं है। बात आप नहीं उसको है शहजाद साहब। फैसल मसला ये नहीं है कि चीफ नहीं लेकिन शहजाद साहब ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें ना कि काशिफ साहब जो है वो प्रोग्राम में बैठ के दूसरी सियासी पार्टी को गालियां दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि सभी सियासी पार्टी ने अपना हिस्सा डाला है मुल्क के जो हालात है आज। उन्होंने तो गुफ्तगू का आगाज ही इससे किया। क्या कसूर है भाई? जिस तरह की सियासी पार्टियों को आपने अमल दखल करने की इजाजत दे रखी है, जिस तरह का आपने पॉलिटिकल कल्चर बनाया है, वैसी पॉलिटिकल पार्टी वैसे रिएक्ट कर रही है। आपने 78 साल में कभी बैठ के ये सोचा है कि आपसे अभी तक कहाँ पे गलती हुई है? ये सिस्टम को कैसे ठीक करते हैं? किसी ने IPM किसी की शहजाद फारूकी साहब जज्बाती हो गए। मैं कह रहा हूं जरा अपने जज्बात निकाल लें, फिर मैं रिस्पॉन्ड कर लेता हूं। सर आप बात कर लीजिए। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्ड जम करें। मेरा सिंपल एक सवाल है आप सबसे कि यार 78 साल में आपने कभी कोई संजीदा कोशिश की है कि आप इसको बतौर रियासत कैसे चलाना चाहते हैं? जिसका बस चलता है, जिसका जोर चलता है, जैसे वो चलाना चाहता है वो चलाता है। आप कभी किसी जानवर के गले में लालटेन बांध के उसको गालियां निकालते हैं, कभी आप दूसरे को गरदार करार देते हैं, कभी तीसरे किसी को मिस्टर 10% करार देते हैं। ओ भाई खुदा का वास्ता है, आप अगर इस तरह कितनी देर फिर आप कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, मुआशरती शिकिस्त और रेख का मसला है, और ये सारी चलेंगी। और जो केपीके का मसला है वो उसको इसलिए नहीं छेड़ रहे कि फिर वो 18वीं तरमीम के ऊपर सीधा आएगा। जो आपने सूबों को थोड़ी बहुत जो खुद मुख्तारी दी है, वो पीपल्स पार्टी उसमें आपको कभी भी 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ने नहीं देगी। आप कहीं बैठ के ये तय कर लें कि किसने क्या गलती की है और आगे के लिए इसको ठीक कर लें। अगर काशिफ साहब तय कर लें भाई आज। अच्छा बात ये है कि हजूर मैं तो कह रहा हूं कि भाई ये सियासी जमातें नहीं है सारी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं तो सारी सियासी सारी का बिल्कुल। मैं पीपल्स पार्टी को भी कह रहा हूं, मैं नून को भी कह रहा हूं, पीटीआई को भी, छोटी बड़ी सबको कह रहा हूं। एएनपी जो एक थी वो भी मासूम तो आप नहीं है कि सिर्फ सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। सियासी जमातों से आगे भी बात कर रहे हैं। सुन तो लें। सियासी जमातों की शिकस्त और रेख्त के जिम्मेदार सियासतदान है या हम है? मुझे आप ये बताएं, मैं जबरदस्ती अपने जुमले आपके मुंह में डाल सकता हूं? मैं जबरदस्ती अपनी थॉट आपको उंडेल सकता हूं? क्यों सियासतदान सहूलतकार बनते रहे हैं? जो सहूलतकार बनते रहे हैं आप कहते हैं कि उनके ऊपर बात ना करें। भाई सहूलतकार बनाने वाले तो सहूलतकारी बना रहे हैं, सहूलतकार बनते क्यों हैं? इस बात का जवाब कौन देगा? क्यों नवाज शरीफ सहूलतकार बना? क्यों जरदारी सहूलतकार बना? क्यों इमरान खान सहूलतकार बना? क्यों एएनपी सहूलतकार बनी? इसका जवाब किन्होंने देना है? इन्होंने देना है, इनके बच्चों ने देना है। जो सहूलतकार बनते रहे, जो आज सहूलतकार इसलिए बन रहे हैं कि हमारे इक़्तिदार को तूल हो। क्या इमरान खान नहीं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए करता रहा? क्या नवाज शरीफ नहीं करता रहा? जरदारी नहीं करता रहा? फजल रहमान नहीं कर रहा? तो भाई मैं सियासतदानों को ना कहूं तो किसको कहूं? भाई जो बंदे, जो ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी कर रही है, क्यों ये आलाकार बनते हैं? क्यों इन्होंने सियासी जमातों में जो जमहूरियत नहीं लेके आए? क्यों इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए? ये चार्जशीट सियासतदानों के ऊपर है। आए बताएं कि क्यों नहीं करवाए? क्यों इस्लामाबाद में जो है बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे? कौन नहीं करवा रहा?
ये सियासतदान नहीं करवा रहे इसलिए कि हार जाएंगे। क्यों पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलोचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात नहीं होने दे रहे? आप बलदियाती इंतखाबात होने दें, अवाम आसूदा होना शुरू हो जाएगी। ओ हजूर, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये चाहते ही नहीं, ये खुद आपस में अपनी लीडरशिप को लड़ाते हैं। अगर जो बात ना माने तो चौरी निसार बन जाता है, जो बात ना माने पीर बगाड़ा बन जाता है, जो बात ना माने खुर्शीद शाह के बेटे को टिकट नहीं दी जाती। किस किस का रोना रोएंगे आप? फिर आप कहते हैं कि इन जमहूरी बातों भी ना करें। फिर आखिर में जो आप बात कह रहे हैं, मैं तो यही रोना रो रहा हूं कि खुदारा एक दूसरे के पीछे लग के जिद में बच्चे ना मरवाएं, मत ये काम करें। बताएं मुझे वो गैर सियासी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, कौन सी ऐसी सुरंग है जो डी चौक से और चाइना चौक से निकलती है और सीधा हरिपुर निकलती है जाके? क्यों अगर मुराद सईद यहाँ पे आए, आपको लगता है ये छोटा बयान है? अता तारड़ गवर्नमेंट का तर्जुमान है। अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि मुराद सईद साहब 1500 बंदे लेके आ गए और वो बच के चले गए। हाँ। आपको शर्म आनी चाहिए बयान देते हुए। आपको अंदाजा ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं कि एक बंदा 1500 बंदे लेके आ गया और वो चला गया और आप कुछ कर नहीं सके। वजारत दाखिला पे सीधा और जख्मी कौन हुए? वर्कर, गरीब का बच्चा, गरीब का बाल, जिसके वालिदैन के पास पैसे नहीं है आके अपने बच्चों को मिल भी जाए। और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब हमने बहुत अच्छा काम किया। बताए वो आईजी जो कहता था कि जो यहाँ आएगा बच के नहीं जाएगा, किधर है मोहसिन नकवी साहब के जो कहते बच के नहीं जाएंगे? कैसे बच के चले गए? और ऐसे बंदे बच के चले गए। आखिरी बात, हजूर मुराद सईद साहब सीएम हाउस में हो या जहां पे भी हो, मुराद सईद साहब इमरान खान के बाद पार्टी की बागडोर चला रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आए ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया। शहजाद साहब अभी आप खुश हैं? सबको इन्होंने सबके नाम ले दिए, अब तो सारी कोई रह तो नहीं गई? नहीं, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो काशिफ रफीक में मुंतकिल कर दी है और किसी न किसी हद तक उन्होंने निकाल भी दिया। मैंने इसीलिए पूछा कि अब आप खुश होंगे। अब आप खुश हैं, मुतमईन हैं। अब तो आपका मूड अच्छा हो गया। इसी खुशी में मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो इस गुफ्तगू में हम वापस शामिल करेंगे नौशाद साहब को और खास तौर पर ताहिर नईम साहब को, जिन्होंने बड़े तहम्मुल से काशिफ साहब के साथ बैठकर ये गुफ्तगू सुनी है इसी स्टूडियो के अंदर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से, और जब पीटीआई की बात होती है तो हम जानते हैं कि पीटीआई को लेकर, पीटीआई की हुकूमत के साथ मामलात को लेकर, दीगर बहुत सारे मामलात को लेकर, खास तौर पर इस एहतजाजी रैली को लेकर जो हुई पेशावर से आई और यहाँ पर पहुंची, केपीसीआई यहाँ पर पहुंची, इसको लेकर बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही है। और ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इन फेक न्यूज़ पर बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यकीन कर रहा है और आगे इनको फैलाता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन अब जो भी झूठा बयानिया बनाएगा, जो भी झूठी खबरें फैलाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाई जा रही है, जो झूठा प्रोपेगेंडा बनाने वालों की निशानदेही करेगी। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं। हमने देखा है FIA को भी बहुत सारी हिदायत दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी हमें पाकिस्तान के अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो स्टेप उठाया जा रहा है, क्या इस इक़दाम से वाक़तन फेक न्यूज़ का खात्मा मुमकिन हो पाएगा? मैं चाहूंगी कि ताहिर नईम मलिक साहब आप इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। पहले से इतनी सारी पाबंदियां हैं, अब ये जो टास्क फोर्स है ये क्या कर रही होगी सर? देखें, एक तो हमने कानून बनाया है, पेका ऑर्डिनेंस, तो और वो कानून के ऊपर तनकीद भी हुई, लेकिन कानून अब वो बन गया। हाँ जी। तो अब जो फेक न्यूज़ है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को हद तक इज़्ज़त का जो कानून है, जिस तरह बरतानिया में है और हमने यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स भी किए हैं, इसके तहत अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो हमें उसमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मज़ीद इस्लाहत करके उसको टाइम बाउंड करना चाहिए। और इस कानून में है भी कि स्पेशल कोर्ट्स बनेंगी। इस दौरान पिछले एक हफ्ते में एक साफ़ी पे FIR होती है, तो वो पेका ऑर्डिनेंस के तहत नहीं होती। तो वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वो राइस के शौकीन थे कैफेटेरिया में, उन पे आइस डाल दी गई। तो राइस और आइस का फ़र्क किए बगैर फेक न्यूज़ इस मुल्क में गवर्नमेंट भी देती हैं और फेक न्यूज़ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देती हैं। 35 पंक्चर ये वो फेक न्यूज़ यहाँ पे मीडिया से वाबस्ता लोग भी देते हैं और सियासी जमातों से वाबस्ता लोग। तो इसमें किसी एक और जो बुनियादी मसला है, मालूमात तक रसाई का हक नहीं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि चंद साल दहाइयाँ कबल जो 2013 के इंतखाबात हुए और बाद में उसमें जो पार्लियामेंटेरियन थे, उनके जो कागजात नामजदगी हैं, नॉमिनेशन पेपर हैं, वो मेरा जानने का हक है कि मेरा जो कैंडिडेट मेरे हल्के में खड़े हो रहे हैं, उनके नॉमिने, उनका कारोबार क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, उनकी तालीमी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके टैक्स के मामलात क्या हैं,
वो सिर्फ एक दफ़ा वेबसाइट पे डाले गए। आप अभी इस प्रोग्राम के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट खोलें और 2018 के अंदर इंतखाबात जिन्होंने हिस्सा लिया है उनके आपको कहीं नॉमिनेशन पेपर, तो गवर्नमेंट खुद यहाँ राइट टू नो, लोगों का बुनियादी फंडामेंटल राइट है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो लोगों अवाम का पैसा है, उसकी जानकारी का हक है। तो हुकूमत भी झूठ बोलना छोड़े और अवाम तक इतलात की, मालूमात की रसाई को यकीनी बनाए। सवाल करने का जवाब देना चाहिए, ना कि उसे उठाना चाहिए। बिल्कुल जी, दुरुस्त हो गया। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये जो मसला उठाया है ताहिर साहब ने, ये तो हकीकी है, क्योंकि होता यह है कि जब आप जहाँ से सही न्यूज़ मिल सकती है उस तक की रसाई रोक देंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं आप उन तक रसाई हासिल नहीं कर पाते हैं, आपके यूट्यूब को बंद कर दिया जाता है, आप कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कोई वीडियो भेज नहीं सकते हैं, कोई वॉइस मैसेज नहीं आ सकता, वॉइस मैसेज नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर में बहुत ज़्यादा पाबंदी दिखाई देती है और आज के दिन तक, अभी जब हम ये शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी भी पाबंदी मौजूद है। तो जब जहां से असल जानकारी मिलनी है वहीं आप नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो फिर फेक न्यूज़ तो फैलेगी सर। जी बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं कि हम तो अरबाब इख्तियार को समझा समझा कर ये बात थक गए हैं कि जनाब जो ऑथेंटिक मीडिया था, चाहे वो अखबार था, वो रेडियो था या टीवी था, जहां एक एडिटोरियल कंट्रोल मौजूद था, वहां पर चीजें चेक होकर आती थी। आपने जब उसको पाबंद कर दिया, उसकी आवाज बंद कर दी, उसकी आवाज दबा दी, वहां पर खबर आने नहीं दी, तो उसके नतीजे में ये सोशल मीडिया इमरजेंस भी हुई और सोशल मीडिया चूंकि अनचेक्ड है, इसलिए वो जो शुतरे बेमोहार की तरह जो जिसने करना चाहा वो कर लिया। दूसरी बात जो हम है, ताहिर मलिक साहब वाली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए आपने एक FIR दर्ज की है, आपने पेका ऑर्डिनेंस, सारे पाकिस्तान को मालूम है कि उनका जुर्म क्या था या उन्होंने क्या गलत किया या नहीं किया, हर दो सूरतों के अंदर, लेकिन उनके ऊपर आपने FIR जो है वो आइस की डाल दी। अब ये मजा का केस था, खैर वो तो सब एक्चुअली वो खुद हुई हुकूमत उसके अंदर कि यार आप देखें कि ये क्या तरीका कार है कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ है या किसी ने कोई गलत काम किया है तो आप में इतनी जुर्रत नहीं है इस हुकूमत के अंदर कि प्रॉपर तरीके से उसका जो जुर्म बनता है उसके तहत कार्रवाई करें, उसके ऊपर बजाय इसके कि आप उसको जलील करना शुरू कर दें। जलील करना हुकूमतों की जिम्मेदारी, ये काम कब से होने लगा। और तीसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो जब तक अवाम के पास नहीं आएगी तो फिर गॉसिप्स का और जो ये अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। अगर बरवक्त इंफॉर्मेशन जो है वो इदारे देने की पोजीशन में हो और मीडिया के थ्रू बरवक्त इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो फिर ये जो अफवाहों का बाजार है या झूठ का जो ये मामला है या फेक न्यूज का मामला है वो आपको जो है ना वो गर्म नहीं हो सकेगा, वो मामला इस हद तक बढ़ेगा नहीं। और ये जो अब बना दी गई है, ये कमेटी बनाई है या ये जो कमीशन बनाएंगे या ये चीजें करेंगे, इससे बेहतर है कि जो कवानीन आपने बनाए हैं उसकी अमलदारी को जो है ना, जो ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल अगर सही तरह से हो रहा हो तो आप समझते हैं कि सारी चीजें इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। काशिफ साहब आप फरमाइएगा कि क्यों ये जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा है, ये बहुत अरसे से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और नून लीग का चाहे वो PDM का दौर हो या जब से उन्होंने हुकूमत संभाली हो वो ज़माना हो, हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई हुकूमत हमें दिखाई देती है फेक न्यूज़ के खिलाफ, लेकिन रोकने में अभी तक नाकाम है। सर देखिए, मैं आपके तवज्जो से वज़ीर आज़म साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि खुदा का वास्ता है, बड़ी मुश्किल से आप पैसे लेके आते हैं लोगों से, इन्वेस्टरों का, IMF का, ये वो, अल्लाह का नाम माने, ये फोर्स पे फोर्स बनानी बंद कर दे। तो क्या करें, खुदा का वास्ता है, जितने पैसे आप ऑलरेडी लगा रहे हैं ना, सिर्फ लोग अच्छे रख लें, कम से कम बयानियां ही बनाना शुरू कर दें। फोर्स पे फोर्स बनाए जा रहे हैं, फोर्स पे फोर्स बनाए जा रहे हैं, बयानिया उनसे बन नहीं रहा। भाई आपका कमजोर बयानिया जो है उसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इदारों को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। अब ये बात क्यों नहीं समझ रहे? सिर्फ उसकी वजह है, सिर्फ मुझे 1 मिनट चाहिए। जी प्लीज। उसकी वजह ये है कि आपने जितनी फेक वीडियोस आई, बैरून मुल्क पार्लियामेंटेरियंस ने बात की, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इधर उधर सब, क्या आपने उनकी तरदीद की? उनको बुलाया आपने उधर वजारत खारजा में, कहा कि ये फिगर प्रूव करें क्यों आपने गलत बोला? आपने किसी को बात की? आप उठा के आते हैं जी ये वीडियो सामने आई है, इसकी हकीकत ही है, इस वीडियो की हकीकत ही है। काम ही नहीं है। वजीर इत्तलात साहब बयान क्या दे रहे हैं कि मुराद सही साहब आए थे, चले गए और अब CM KP के हाउस में मौजूद है।
फॉर गॉड सेक आप क्या बयानियां दे रहे हैं? ठीक हो असल गया में काशिफ वजीर साहब। आजम साहब फोर्स ना बनाए, बयानियां बनाए। अगर आपके कमजोर बयानिया की वजह से, मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। हुकूमत तो आनी जानी चीज है, हो सकता है कल किसी और की हुकूमत हो। ठीक हो गया शहजाद साहब, बस लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। मैं चाहूंगी कि वजारत तलाक को लेकर लाजमी कुछ बात हो जाए। बयानियां बनाना जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत क्या लोगों को बताना चाहती है, क्या नहीं बताना चाहती, ये सारी जिम्मेदारी पे उन्हीं पे आयद होती है। लेकिन अता तारड़ साहब की जानिब जिस तरह से इस प्रोग्राम में बारहा इशारा किया गया, जिस तरह से उन्होंने एक इतना बड़ा बयान दे दिया मुराद सईद साहब के हवाले से, खुद अपनी वजारत दाखिला जो है उसको टारगेट कर दिया, तो उनका काम तो कुछ और नहीं बनता। ये वो किन कामों में उलझे हुए हमें दिखाई देते हैं? देखिए, आप इस बयान की अहमियत को और इसकी टाइमिंग को समझिए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा काशिफ रफीक साहब ने भी वजीर दाखिला पर सवाल उठाए थे, तो मैंने तभी आपको गुजारिश की थी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी स्केपगोट बनेगा तो वो वजीर दाखिला होगा। तो ये वो जो अंदर की सूरत हाल है, जो वजारत दाखिला को अपने हाथ में लेने की ख्वाहिश है, ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है। इसको इतना ज्यादा संजीदगी से आज सब आप पे डाल और रहे हो। दिल पे ना लें। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन के हवाले से बात हो रही है और जो सारी बातें ताहिर साहब ने की और नौशाद साहब ने की, बड़ी मोटी सी बात है जी। आप अगर चीजों को छुपाएंगे, पाबंदियां लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साख तबाह कर दी है। अब लोग ना आपके प्रिंट मीडिया पे यकीन करते हैं, ना आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। वो कहते हैं वहां पे खबर ही कोई नहीं है। आपने उनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब लोग उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। लोगों को झूठी मिले सच्ची मिले, वो फिर भी सोशल मीडिया पे जाते हैं। इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और इस पॉलिसी के बनाने वाले लोगों को समझता हूँ, जिन्होंने एक जिम्मेदाराना काम जो कि एक सिस्टम के तहत हो रहा था, जैसे गेट कीपर की बात अभी थोड़ी देर पहले की, जहां पे कोई चेकिंग होती थी, तो आपने अगर बयानिया बनाना है तो उसके लिए 2-4 ठेकेदार आपने लगाए हुए, 10-12 ठेकेदार और लगा दें, आपको बयानिया बनाया को मिल जाएगा। लेकिन वो चलेगा नहीं, ठेकेदार की बनी हुई चीजें ज्यादा चलती नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका, ताहिर साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, काशिफ रफीक साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल दीगर कुछ नए मौज़ूआत के साथ, कुछ अहम टॉपिक्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।